फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग क्लास 11th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है भारत का भूगोल। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 है भारत की संरचना और भू आकृति विज्ञान। तो आज हम लोग भारत में जो पर्वत हैं, पठार हैं, इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है इसको देख लेते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी पे जो चट्टानें हैं और जो मिट्टी है उनको आप एक ही मान सकते हैं, क्योंकि चट्टानों के टूटने से ही मिट्टी का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, हमारी जो पृथ्वी है बहुत पुरानी हो गई है। 46 करोड़ वर्ष पुराना पृथ्वी का इतिहास है। तो इन 46 करोड़ वर्षों में जो अलग अलग बल होते हैं, कुछ जो पृथ्वी के अंदर काम करते हैं जिन्हें अंतर्जनिक बल कहते हैं, और फिर कुछ नदी अपर्दन, पवन अपर्दन जैसे बल जो पृथ्वी के बाहर काम करते हैं, बहिर्जनिक बल। इन अंतर्जनिक और बहिर्जनिक बलों की वजह से पृथ्वी में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। इसीलिए अलग अलग जगह पे आपको कहीं पर्वत मिलता है तो कहीं मैदान मिलते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग अपने भारत की बात करें तो करोड़ों वर्ष पहले जो इंडियन प्लेट है ये भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। देखिए, यहां पर चित्र में देखिएगा 0 डिग्री विषुवत रेखा की ये वाली लाइन है। तो एक समय पे हमारी जो प्लेट है वो भारत की प्लेट इस विषुवत रेखा से दक्षिण दिशा में यहां पर स्थित थी। ये आकार में काफी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। यानी कि एक समय पे जो हमारी भारतीय प्लेट है इसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी जुड़ी हुई थी। करोड़ों वर्ष के दौरान हमारी जो भारतीय प्लेट है काफी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व में और इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। क्या हुआ? हम लोगों ने देखा भारत की प्लेट और ऑस्ट्रेलिया जो है आपस में जुड़ा था। एक समय पे ऑस्ट्रेलिया टूट के अलग हो गया और दक्षिण पूर्व दिशा में चला गया, जबकि जो हमारी इंडियन प्लेट है ये धीरे धीरे उत्तर दिशा में आगे बढ़ी और आज जो यूरोप की प्लेट है या जो यूरेशियाई प्लेट है उसमें जाकर के हमारा भारत जुड़ गया है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। अब देखिए, हमारा जो भारत है इसको हम लोग कुछ पार्ट्स में विभाजित करते हैं जिससे हम लोग अच्छे से समझ सकें अपने देश को। इसके लिए हम लोग जो प्रायद्वीपीय खंड है उसको अलग देखते हैं। जो हिमालय पर्वतमालाएं हैं एक वो भाग हो गया भारत का, और फिर एक हमारे भारत का हिस्सा मैदानी हो गया जिसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान हैं। तो अब एक एक करके हम इन तीनों भागों को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमारे देश के प्रायद्वीपीय खंड को। देखिए, वैसे तो हमारा भारत देश बहुत बड़ा है, लेकिन अपने देश की भू आकृतियों को समझने के लिए हम लोग देश को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो भूवैज्ञानिक संरचना और शैल समूह में भिन्नता, यानी कि जैसे पर्वत, पठार, इन चीजों के आधार पे, और इसके साथ ही अलग अलग जगहों पे जो शैल पाए जाते हैं उसके आधार पे, इन 2 चीजों के आधार पे हम अपने देश को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हो गया प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा हो गया हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, और तीसरा हो गया सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान। सबसे पहले बात करेंगे प्रायद्वीपीय खंड की। तो देखिए, यहाँ पर जो भी चीजें हैं मैं आपको मैप में दिखाऊंगा और मैप पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि तब आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है जो कच्छ से आरंभ होकर, देखिए यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ दिखाई गई है, तो यहाँ पर कच्छ है हमारा, कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई, देखिए मैप में यहाँ पर ये अरावली पहाड़ियां हैं, तो इनके इन पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक जाती है और फिर यमुना और गंगा नदियों के समानांतर, देखिए ये हमारी यमुना नदी है, ये गंगा नदी है, तो इसी के ये देखिए हमारा पठार जो है इन्हीं नदियों के समानांतर प्रायद्वीपीय पठार आगे बढ़ रहा है, राजमहल की पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक जाती है। तो जो हमारा पश्चिम बंगाल में गंगा डेल्टा है यहां तक ये हमारी सीमा जाती है प्रायद्वीपीय भारत की। एक बार आपको फिर से यहां तक का सेंटेंस बताऊंगा। हम लोगों ने देखा कच्छ के पास से स्टार्ट होती है, अरावली के पश्चिम से
आगे बढ़ती है और दिल्ली की तरफ से होते हुए यमुना और गंगा नदियों के समानांतर और कहां पर जाकर के रुकती है, जहां पर हमारा गंगा नदी का डेल्टा है पश्चिम बंगाल का, उसी स्थान पर जाकर ये रुकती है। इसके साथ ही उत्तर पूर्व में जो कर्बी एंगलोंग पठार है और जो मेघालय का पठार है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर एक दूसरा मैंने चित्र आपको समझाने के लिए लगाया है। यहाँ पर ये जो बीच में रेड कलर है, डार्क रेड कलर से दिखाया गया है, ये कर्बी एंगलोंग पठार है। तो कर्बी एंगलोंग पठार और मेघालय का जो पठार है ये भी हमारे प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। और इसके साथ ही जो पश्चिम में राजस्थान है, यानी कि जो हमारे राजस्थान का भाग है, वो भी हमारे प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो अब आप समझ गए होंगे, एक तो जो हम लोगों ने अभी देखा गंगा डेल्टा तक सीमा जाती है, इसके साथ ही मैंने आपको इस वाले चित्र में कर्बी एंगलोंग पठार, मेघालय पठार बताया, और साथ में जो हमारा राजस्थान है वो इसी प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से हैं। तो यहां तक हम लोगों ने अपने जो प्रायद्वीपीय खंड है भारत का, इसका विस्तार देख लिया। अब इसके बारे में कुछ अन्य बातें भी देखेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है कि कर्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से कौन सा भाग अलग करता है। तो देखिए हमारे देश में पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश है, तो पश्चिम बंगाल का जो मालदा भ्रंश है वो उत्तर पूर्वी भाग में जो मेघालय और कर्बी एंगलोंग पठार हैं, जिसको ये ऊपर वाला जो छोटा मानचित्र है इसमें दिखाया गया है रेड कलर से, तो ये जो मेघालय और कर्बी एंगलोंग पठार है इसको मालदा गैप के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग किया जाता है। इधर साइड में आपका छोटा नागपुर पठार है। अच्छा देखिए, जो राजस्थान है यहाँ पर ये प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल एवं मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका है। हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में एक बड़ा भाग है जहां पर मरुस्थल है, तो हमारा जो प्रायद्वीपीय खंड का राजस्थान वाला हिस्सा है वहां पे आपको मरुस्थल मिल जाएंगे। अच्छा, जो हमारा प्रायद्वीप है ये मुख्य रूप से नाइस और ग्रेनाइट से बना है, कहीं कहीं पे ये नीस भी आपको लिखा मिलेगा। तो चट्टानों के प्रकार होते हैं, अलग अलग तरह की चट्टानें होती हैं। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है ये नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। कैम्ब्रियन कल्प से ये भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। पृथ्वी को अलग अलग भागों में, पृथ्वी के इतिहास को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। जैसे इतिहास में गुप्त काल है, मौर्य काल है, वैसे ही भूगोल में जैसे कैम्ब्रियन इरा है, जुरैसिक इरा है। तो जो कैम्ब्रियन कल्प था उस समय से हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो येलो कलर से दिखाया गया है, ये कठोर भूखंड के रूप में है। देखिए वैसे तो हमारे भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है इसका पश्चिमी तट समुद्र में डूबा है और कुछ हिस्सों में विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तन भी हुआ है, लेकिन इसके बाद भी जो भूखंड का वास्तविक आधार तल है इस पर प्रभाव नहीं पड़ा है। देखिए क्योंकि हमारा भारत कभी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था, इसीलिए हमारे भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है यहाँ पर भ्रंश वगैरह भी दिखाई देते हैं। तो भ्रंश वगैरह क्या होता है ये भौतिक भूगोल में देखेंगे। लेकिन देखिए दो जब चट्टानें बेसिकली एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं और बीच में कुछ रिक्त स्थान हो जाता है तो इसको भ्रंश कहते हैं। तो इसका उदाहरण है जैसे कि आपका जो सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत हो गया, यहाँ पर लिखा है सतपुड़ा रेंज, इसके साथ ही नर्मदा की रिफ्ट वैली हो गई, तापी नदी की रिफ्ट वैली हो गई, इसके साथ ही यहाँ पर देखिए महानदी की जो रिफ्ट वैली है, ये सब हमारे भारत में हुए भ्रंश की प्रक्रिया को दिखाते हैं। देखिए प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां शामिल है। अवशिष्ट पहाड़ियां ऐसी पहाड़ियां जो थोड़ा सा बची रह गई हैं, ज्यादातर भाग का अपरदन हो गया है। तो अवशिष्ट पहाड़ियां जैसे अरावली, नल्ला मल्ला, जावादी, वेलीकोंडा, पालकोंडा, महेंद्रगिरी इत्यादि, इस तरह की पहाड़ियां आपको प्रायद्वीपीय भारत में मिलेंगी। हिमालय जैसी आपको नई नई वलित पर्वत नहीं मिलेंगे। यहाँ की नदी घाटियां उथली हैं। अब देखिए जब अवशिष्ट पहाड़ियां हैं यानी कि पहाड़ बहुत छोटे होंगे, जब पहाड़ छोटे होंगे तो इनका ढाल भी कमजोर होगा, और जब ढाल कमजोर होगा तो नदी धीरे धीरे बहेगी, क्योंकि देखिए नदी अपरदन के द्वारा अपने ढाल को कमजोर कर देती है। तो कुल मिलाकर यहाँ जो नदी घाटियां हैं वो उथली हैं, और जो नदियों की प्रवणता है, प्रवणता मतलब ढाल की तीव्रता, वो भी कम है। यानी ढाल जो है इतना तेज नहीं है, थोड़ा हल्का मंद ढाल है, यानी नदी धीरे धीरे बहेगी।
अब देखिए हम लोग हिमालय और अन्य अतिरिक्त जो प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हैं इनको पढ़ेंगे, ये पार्ट 2 है। अब देखिए जो हिमालय है वो तो आप जानते हैं, लेकिन अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं क्या हैं? तो ऐसी पर्वतमालाएं जो प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा नहीं हैं। अभी हम लोगों ने जो प्रायद्वीपीय भारत की बात करी, तो हमारे भारत के प्रायद्वीपीय भाग में भी कुछ पर्वतमालाएं हैं। जब उनको हम हटा देते हैं तो हिमालय और जो बची हुई पर्वतमालाएं हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखिए वैसे तो प्लेट टेक्टोनिक अपने आप में पूरी एक थ्योरी है जिसके लिए एक क्लास की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर मुझे आपको क्योंकि कुछ बातों को समझाना है तो बहुत ही शॉर्ट में 2-3 लाइंस में मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की कुछ जानकारियां दूंगा। देखिए शुरुआती समय में एक प्रश्न था कि ये जो बड़े बड़े पर्वत हैं ये कैसे अस्तित्व में आए, महाद्वीप एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंच गए। तो इन चीजों का आंसर देने के लिए एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सामने आई, जिसमें कहा गया कि जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो इसकी वजह से पर्वतों का निर्माण होता है। तो एक समय पर ऐसे ही भारत की प्लेट जो कभी विषुवत रेखा के दक्षिण में थी वो उत्तर की ओर आई और यूरेशियाई प्लेट से टकराई। तो देखिए भारत और यूरेशिया की प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और भूगोल की दृष्टि से ये घटना अभी नई है, यानी हिमालय पर्वत भौगोलिक दृष्टि से अभी नया पर्वत है, नवीन है। तो जो नए पर्वत है और ये अभी भी ऊपर उठ रहा है। क्यों ऊपर उठ रहा है? क्योंकि इन प्लेटों के बीच में अभी भी टकराव जारी है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर थ्योरी पे। तो देखिए कठोर और स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। तो हम लोगों ने देखा था प्रायद्वीपीय खंड काफी कठोर है, इसके विपरीत हिमालय जो है अभी नया है, दुर्बल है और लचीला है। ये पर्वत वर्तमान समय में बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बलों की अंतरक्रिया से प्रभावित है। देखिए क्या है, हिमालय ऊपर उठ रहा है तो ये जिन बलों की वजह से हिमालय अभी भी ऊपर की ओर उठ रहा है वो अंतर्जनिक बल हो गए। फिर देखिए हिमालय पर ग्लेशियर हैं, नदियां हैं, और ये नदियां ग्लेशियर क्या कर रहे हैं, पर्वत को लगातार काट रहे हैं यानी अपर्दन कर रहे हैं। तो ये बहिर्जनिक बल हो गए, यानी कि हिमालय पर अंतर्जनिक बलों का भी प्रभाव है और बहिर्जनिक बलों का भी प्रभाव है। इसकी वजह से वलन, भ्रंश, छेप इत्यादि लगातार हिमालय पर बनते रहते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है, जो अभी मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक बताया। तो विवर्तनिक हलचल की वजह से इसकी उत्पत्ति हुई है। तेज बहाव वाली नदियों से अपर्दित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। तो बहुत तेज बहने वाली नदियों से ये हिमालय पर्वत अभी भी अपर्दित है और इसकी स्टेज काफी यंग है। इसमें आपको गार्ज, यहाँ पर वी होगा, वी आकार की घाटियां, छिप्रिकाएं और जलप्रपात इत्यादि मिल जाएंगे। अब देखिए बात करेंगे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान की, जो तीसरा पार्ट है। तो भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। ये एक भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ। तो ये जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मैदान है ये लगभग 6.4 करोड़ साल पहले बने, जो हिमालय बनने की प्रक्रिया थी। उसी क्रम में जो तीसरा चरण था, जो थर्ड स्टेज थी, उस समय इन मैदानों का निर्माण हुआ। बेसिकली उस समय पे ये गड्ढे की तरह थे, गर्त थे। तब से हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से इसे पाट रही हैं। अब देखिए गड्ढा होगा तो चीजें इसमें भरेंगी, तो क्या भर रहा है? जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं ये अपने साथ कंकड़, पत्थर, बालू ये चीजें लाती हैं। तो उन्हीं चीजों से ये गड्ढा लगातार भरता चला गया। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत ऊंचाई 10,000 से 20,000 मीटर तक की है। अब देखिए क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा विविधता है तो हम लोग भारत को 6 भू आकृतिक खंडों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हो गया उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, इसके साथ ही उत्तरी भारत का मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो इन सभी को एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला की। तो देखिए उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में
हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियां शामिल हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें वृहद हिमालय, पार हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक जो है प्रमुख श्रेणियां हैं। यानी कि हिमालय को अगर हम लोग विभाजित करें तो वृहद हिमालय, पार हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में डिवाइड कर सकते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हैं। देखिए, दिशाओं के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैप की दृष्टि से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहां पर ये हमारा ईस्ट यानी पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है मैप में। ये हमारा नॉर्थ होता है यानी उत्तर, और ये हमारा साउथ यानी कि दक्षिण होता है। अब जैसे आपसे कहा जाए उत्तर पूर्व, तो यानी कि उत्तर और पूर्व के मध्य में कहीं पे, तो ये हो गया उत्तर पूर्व। अगर मैं आपसे कहूं दक्षिण पश्चिम, तो साउथ और वेस्ट के बीच में, यानी ये हो गया दक्षिण पश्चिम। मैं आपसे कहूं उत्तर पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम के बीच में ये आपका उत्तर पश्चिम हो गया। तो इसी तरह से मैप में हम लोग दिशाओं को देखते हैं। तो देखिए, अब क्या बताया जा रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, यानी कि भारत के इधर उत्तर पश्चिमी भाग में जो हिमालय की श्रेणियां हैं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में जाती हैं। देखिए, ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व, यानी कि इस तरह की लाइन एक दिखना चाहिए। तो सही कहा जा रहा है। देखिए, यहां पर आप देखिए मैप में, जैसे यही श्रेणी देख लीजिए, तो ये पूरी आपको इसी डायरेक्शन में दिख रही है। यहां पर भी देखिए इस डायरेक्शन में है, यानी इसी तरह से आपको श्रेणियां दिख रही हैं। इसके साथ ही फिर दार्जिलिंग और सिक्किम में पूर्व से पश्चिम दिशा में ये श्रेणियां फैली हैं। तो अगर आप इसमें भूटान वगैरह को भी देख लें, तो पूरे के पूरे क्षेत्र में पूर्व पश्चिम दिशा में ये आपको श्रेणियां दिख रही हैं, यानी इस तरह से सीधी लाइन में। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से देखिए उत्तर पूर्व होगा, उत्तर पूर्व की ओर घूम जाती हैं। मैप को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहां पर देखिए दक्षिण पश्चिम से ऐसे घूम गई उत्तर पूर्व की ओर, इस तरह से। इसके बाद मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हैं, यानी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इस तरह से। तो ये देखिए यहां पर जो है आपका मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, यहां पर ये पहाड़ियां कैसे फैली हैं? उत्तर दक्षिण दिशा में। वृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहते हैं, वृहद हिमालय को केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहते हैं, इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई 2500 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 60 से 400 किलोमीटर है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया देशों के बीच में एक दीवार का काम करता है। तो जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा पर्वत होगा दो देशों के बीच में, तो उसे पार करना मुश्किल होगा। तो एक दीवार की तरह हिमालय पर्वत काम करता है। अब बात करेंगे उत्तरी भारत के मैदानों की। देखिए यहां पर लिखा है, ये देखिए मैप में उत्तरी मैदान, तो यहां पर पूरा उत्तरी मैदान फैला है। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए, देखिए यहां पर ये आपका पूरा का पूरा सिंधु नदी तंत्र है। ये सिंधु की कुछ सहायक नदियां भारत के बाहर जा रही हैं और भारत से भी होकर के बहती हैं। तो सिंधु, फिर यहां पर गंगा नदी और इधर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाया गया जो जलोढ़ निक्षेप है, जो कंकड़ पत्थर बालू ये नदियां अपने साथ लाती हैं, जो जलोढ़ निक्षेप अपने साथ लाती हैं, उसके द्वारा उत्तरी भारत का मैदान बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इस मैदान को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए हम लोग अपने उत्तरी मैदान को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, भाभर, तराई और जलोढ़ मैदान। देखिए जलोढ़ मैदान को फिर से 2 भागों में बांट सकते हैं, खादर और बांगर। तो पहले हम लोगों ने मैदानों को 3 पार्ट में बांटा, भाभर, तराई और जलोढ़ मैदान, और जलोढ़ मैदान के 2 भाग हो गए, खादर और बांगर। तो पहले बात करते हैं भाभर की। देखिए जो हमारी शिवालिक श्रेणी है, यहां पर लिखा है शिवालिक श्रेणी, इसके ठीक समानांतर यानी इसके ही सामने भाभर जो है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी में फैला है।
यानी शिवालिक के समानांतर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में हमारा भाभर का क्षेत्र है। इसके परिणाम स्वरूप हिमालय श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां, अब देखिए शिवालिक जो है ये हिमालय का अंतिम भाग हो जाता है, सबसे नीचे का हिस्सा। तो जब शिवालिक श्रेणियों से जो नदियां हो करके आ रही हैं, इनके पास बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े वगैरह हैं, वो सब कहाँ जमा हो जाते हैं? यहीं भाभर के मैदान में जमा हो जाते हैं। देखिए जो हल्के पदार्थ हैं उसको तो नदी दूर तक लिए जाएगी, लेकिन जहां पर ढाल खत्म हो रहा है भारी पदार्थ आपको वहां पर ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर बड़े शैल है, गोलाश्म है, वो भाभर में आपको मिल जाएंगे, बड़े साइज के शैल वगैरह। तो इसकी वजह से क्या होता है, इन बड़े बड़े शैल के बीच में कभी कभी नदी जो है गायब सी हो जाती है, लुप्त हो जाती है। भाभर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। हम लोगों ने देखा था उत्तर से दक्षिण जाने पे हम लोगों ने मैदान को 3 भागों में डिवाइड किया था। तो पहले भाभर है और इसके बाद तराई क्षेत्र है, यानी कि भाभर से जब हम लोग दक्षिण दिशा में यानी नीचे की ओर मैप में उतरेंगे तो आपको तराई क्षेत्र मिलेगा जो 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा है। अब जो भाभर क्षेत्र में नदियां गायब हो जाती हैं वो आपको फिर से यहाँ तराई क्षेत्र में दिखाई देने लगेंगी। ये क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। तो यहाँ पर जो नदियां वगैरह हैं उसकी वजह से ये पूरी तरह से प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ है और बहुत सारे जीव जंतु मिल जाएंगे। अब देखिए आखिर में आ जाते हैं जलोढ़ मैदान। हम लोगों ने देखा पहले नंबर पे भाभर, और थोड़ा दक्षिण में गए तो तराई, और तराई से भी आगे आए तो आपके जलोढ़ मैदान। ये 2 भागों में डिवाइडेड होते हैं। जो आपका नया जलोढ़ मैदान है उसको कहते हैं खादर, और जो पुराने जलोढ़ मैदान है वो बांगर कहलाते हैं। अच्छा देखिए इस समय पे जो यहाँ पर नदी आती है जलोढ़ मैदान में वो प्रौढ़ावस्था में होती है। तो जो नदी है इसकी कुछ अवस्थाएं मानी गई हैं, जैसे युवावस्था जब नदी बहुत तेज बह रही है, प्रौढ़ावस्था जहाँ पर नदी थोड़ा धीमे हो गई है। तो यहाँ पर प्रौढ़ावस्था की नदी होती है और अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा, ये निश नहीं होगा ये निक्षेपण होगा, तो अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा यहाँ पर बालूरोधिका है, विसर्प है, गोखुर झील है, गुम्फित नदियां हैं, ये सारी आकृतियां आपको मिलेंगी। जो ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान है ये नदी द्वीप और बालूरोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियां अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बनाती रहती हैं। भारत के मैदानों में बहने वाली विशाल नदियां अपने मुहाने पर बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, जैसे कि सुंदरवन डेल्टा। तो जो अपना सुंदरवन डेल्टा है ये विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सामान्य तौर पे ये एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। देखिए जल विभाजक क्या होता है, ऐसे बीच में एक विभाजक हो गया, ये 2 नदियों के जल को अलग अलग करता है। तो जो हरियाणा और दिल्ली राज्य हैं ये सिंधु और गंगा नदी का जो जल है उसको अलग अलग करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। तो देखिए फिर से मैप पे देखिए, यहाँ पर पहले चित्र में ये हो गया आपका उत्तर पूर्व और ये बिंदु हो गया दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम मतलब इस दिशा में। तो यहाँ पर जब आप ब्रह्मपुत्र नदी को देखेंगे, ये ब्रह्मपुत्र नदी दिखाई गई है, तो ये आप देखेंगे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बह रही है। परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, दक्षिण की ओर 90 डिग्री पे मुड़ जाती है। तो धुबरी के पास आके ये बांग्लादेश में 90 डिग्री पे मुड़ जाती है। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं और यहाँ पर कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, जूट वगैरह उगाई जाती हैं। यहाँ पर इसीलिए हमारे जो मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व तो ज्यादा क्या बल्कि विश्व में सबसे ज्यादा होता है। जैसे उत्तर प्रदेश देखिए, बिहार देखिए, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो होता है, यानी कम जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब देखिए हम लोगों ने मैदानों को कवर कर लिया, अब प्रायद्वीपीय पठार को देखेंगे। तो नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है। इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। आगे देखते हैं, उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक यानी कि हमारी अरावली पहाड़ियां जो हैं
वहां से पूर्व में राजमहल पहाड़ियां, देखिए पूर्व में यहां पर आपकी राजमहल पहाड़ियां मैप में देखिएगा, पश्चिम में गिर पहाड़ियां, यहां पर आपकी गिर पहाड़ियां, और दक्षिण में इलायची पहाड़ियां, यहां पर आपकी दक्षिण में इलायची पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं बनाती हैं। उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। तो अभी ऑलरेडी मैं आपको मैप्स में कार्बी एंगलोंग पठार दिखा चुका हूं। तो जो हमारा कार्बी एंगलोंग पठार है, शिलांग पठार है, वो भी हमारे प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पलायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयंबटूर पठार, कर्नाटक पठार, ये सारे ही हमारे प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं। ये भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। देखिए, यानी कि ये भारत का जो सबसे पुराना भूखंड हो सकता है वो प्रायद्वीपीय पठार है और एक स्थिर भूभाग है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती है, यानी जब आप पश्चिम से पूर्व दिशा में जाएंगे तो ऊंचाई में आपको कमी मिलेगी, पश्चिम में ज्यादा ऊंचा, पूर्व में कम ऊंचा। और इसका प्रमाण क्या है, यहाँ बहने वाली नदियों की दिशा। नदी देखिए ऊंचे क्षेत्र से निचले क्षेत्र की ओर बहती है, तो ज्यादातर नदियां आपको पूर्व की ओर जाती हुई दिखाई देंगी। इस क्षेत्र की प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टॉर, ब्लॉक पर्वत, यानी यहाँ कौन कौन सी आकृतियां मिलेंगी, तो टॉर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी पहाड़ी श्रृंखलाएं, क्वार्टजाइट भित्तियां इत्यादि मिल जाएंगी। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपने दक्कन के पठार के बारे में सुना होगा कि यहाँ पर काली मिट्टी मिलती है, जहाँ पर काजू वगैरह की खेती होती है। देखिए, हमारे प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सी अलग अलग घटनाएं हुई हैं, जैसे कभी भू उत्थान हो गया, तो कभी जो हमारे भारत का कुछ हिस्सा है वो पानी में डूब गया, यानी समुद्र के जल में डूब गया, निमज्जन हो गया। इसके साथ ही भ्रंश हुआ है, विभंग हुआ है। तो इतनी सारी जो भूआकृतिक प्रक्रियाएं हमारे भारत देश के धरातल पर हुई हैं, इसकी वजह से धरातल में विविधता मिलती है, अलग अलग तरह का धरातल दिखता है। तो इस पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में, यानी कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इसके उत्तर पश्चिमी भाग में आपको नदी खड्ड, महाखड्ड वगैरह मिल जाएंगे, जिसका उदाहरण है चंबल का खड्ड है, भिंड है, मुरैना है, ये खड्ड इसके उदाहरण हैं। अब देखिए, मुख्य उच्चावच लक्षणों के आधार पे हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसको हम लोग तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को देख रहे हैं और इसको हम लोग तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भाग और उत्तर पूर्वी पठार। तो पहले बात करते हैं दक्कन के पठार की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दक्कन के पठार का विस्तार। तो आप मैप पर देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये आपका जो वेस्टर्न घाट है, एक तरफ दक्कन के पठार में ये हो गया, दूसरी तरफ आपका पूर्व में ईस्टर्न घाट जो है, ये भी दक्कन के पठार का हिस्सा हो गया। इसके साथ ही यहाँ पर जो सतपुड़ा रेंज है, ये दक्कन के पठार की सीमा बनाती है। तो यहाँ पर थ्योरी में देखिए, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पे अनेक नाम दिए गए, जैसे जो अपना वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट मैंने आपको ये बताया, ये जो वेस्टर्न घाट है इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसको नीलगिरी और केरल में इसको अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचा और अविरत है, यानी कि जो हमारा पश्चिमी घाट है एक तो ऊंचा है, दूसरा देखिए ये आपको कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, ये रेड लाइन देखिए, ये कहीं पे कटी फटी नहीं है। जबकि अगर आप ये पूर्व में देखें, पूर्वी घाट को देखिए, तो ये देखिए ये कैसे कटी फटी है, बीच में इसमें गैप आ जाता है। और जबकि इधर अपना पश्चिमी घाट पूरी एक सीधी लाइन में है। इसकी औसत ऊंचाई, यानी पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। यानी कि पश्चिमी घाट का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, जब उत्तर से आप दक्षिण की ओर जाएंगे, साउथ की ओर, तो इसकी ऊंचाई आपको बढ़ती हुई मिलेगी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। मैप में देखिएगा, यहां पर ये लिखा है अन्नामलाई पहाड़ियां। ये
तो ये अनामलाई पहाड़ियों में आपको अनाईमुडी चोटी मिल जाएगी जो सबसे ऊंची है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और ये नीलगिरी पहाड़ियों में है। तो देखिए जो आपका अनामलाई है इसके ठीक ऊपर ये यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियां मैप में दिखाई गई हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियों में जो डोडा बेटा है ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो गई। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है, पूर्वी घाट अविरत नहीं है और महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है। देखिए आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि पूर्वी घाट आपको एक सीधी लाइन में नहीं दिखाया गया है बल्कि बीच में गैप है। तो ये गैप क्यों आए हैं? हम लोग को जानते हैं कि जो नदियां हैं वो अपर्दन करती हैं पर्वतों का, और जब पर्वतों का अपर्दन करती हैं यानी पर्वत को काट देती हैं। तो यहाँ पर जो आपकी महानदी है, देखिए यहाँ पर मैप में देखिए ये जो आपकी महानदी दिखाई गई है, इसके साथ ही ये आपकी गोदावरी बह रही है, इधर आपकी कृष्णा नदी है और ये आपकी कावेरी नदी है। ये कुछ वो प्रमुख नदियां हैं जिन्होंने पूर्वी घाट का अपर्दन किया है। इसी वजह से पूर्वी घाट एक सीधी रेखा में या कह लीजिए अविरत नहीं दिखाई देता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे मुख्य श्रेणियां हो गई जावा, दीपाल, कोंडा, नल्ला मल्ला, महेंद्रगिरी, ये यहाँ की मुख्य पहाड़ियां हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट को नीलगिरी पहाड़ियां मिलाती हैं। यहाँ पर जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं ये पूर्वी और पश्चिमी घाट को आपस में मिलाती है। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने अपने भारत के प्रायद्वीपीय भाग का जो विभाजन है उसके अंतर्गत दक्कन का पठार देख लिया। अब दूसरा भाग इसका है मध्य उच्च भूभाग। तो अब इसकी बात करते हैं, पहले सीमाएं देखेंगे। देखिए जो मध्य उच्च भूभाग है इसकी एक तरफ तो सीमा है अरावली पर्वत, यहाँ पर जो अरावली पर्वत दर्शाया गया है दोनों चित्रों में आप देख सकते हैं, और इसकी दूसरी तरफ सीमा हो जाती है सतपुड़ा, यानी कि एक तरफ इसके अरावली पर्वत है, दूसरी तरफ सतपुड़ा है। अच्छा, सतपुड़ा कैसा पर्वत है? सतपुड़ा उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों से बना पर्वत है और ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर ही है, यानी बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है। ये दक्कन की पठार की उत्तरी सीमा बनाता है, यानी जो हमारा दक्कन का पठार है जिसको अभी हम लोगों ने देखा था उसकी उत्तरी सीमा है। दक्कन का पठार सतपुड़ा तक फैला है और सतपुड़ा के आगे हमारा मध्य उच्च भूभाग आ जाता है। अच्छा देखिए जो सतपुड़ा पर्वत है ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? कोई पर्वत है पहले तो बहुत ऊंचा था लेकिन नदियों ने धीरे धीरे उसका अपर्दन किया, बहुत छोटा कर दिया, तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा। इसीलिए ये बहुत हद तक अपर्दित है और इसकी श्रृंखलाएं टूटी हुई हैं। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, यानी कि हमारा ये जो मध्य उच्च भूभाग है ये जैसलमेर तक फैला है। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे? रेत के टिब्बे है, चापाकार रेतीले टिब्बे हैं, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप आसानी से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जैसलमेर में रेत के टिब्बे मिलेंगे। और यहाँ पर जो इतिहास रहा है यहाँ का भूगर्भीय, उसकी वजह से यहाँ पर आपको कायांतरित चट्टानें मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर संगमरमर है, स्लेट है, नाइस है, ये सारी चट्टानें आपको मध्य उच्च भूभाग में मिल जाएंगी। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। देखिए यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। तो यहाँ पर जो विंध्य रेंज है यहाँ से आपको यमुना की अधिकतर सहायक नदियां जाती हुई मिलेंगी। बनास जो चंबल की एक सहायक नदी है वो केवल अरावली से निकलती है, यानी कि बनास नदी जो चंबल की सहायक नदी है वो अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थ का भंडार है। यानी कि जो अपना मध्य उच्च भूभाग है ये अपना जो पश्चिम बंगाल के पास राजमहल पहाड़ियां हैं वहां तक फैला हुआ है और इसके दक्षिण में जो छोटा नागपुर पठार है वो खनिज पदार्थों का बहुत बड़ा भंडार है। तो भारत के प्रायद्वीपीय भाग को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और 2 पार्ट को डिस्कस कर लिया। अब तीसरा पार्ट आता है उत्तर पूर्व पठार। तो ये जो पठार है ये बेसिकली प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व पठार जो है पहले हमारे प्रायद्वीपीय पठार से जुड़ा हुआ था,
ये माना जाता है। देखिए हुआ क्या, जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी उस समय जो हमारी भारत की प्लेट है वो उत्तर पूर्व दिशा में, यानी इस दिशा में ऊपर की ओर ये खिसकी, और जब ये उत्तर पूर्व दिशा में खिसकी तो जो हमारी राजमहल पहाड़ियां हैं, जो छोटा नागपुर पठार के पास राजमहल पहाड़ियां हैं, और दूसरी तरफ जो मेघालय का पठार है, इसके बीच में भ्रंश बन गया। यानी कि एक तरफ मानिए आपकी राजमहल पहाड़ियां, दूसरी तरफ आपका मेघालय पठार, और क्या हुआ, इन दोनों के बीच भ्रंश हुआ, यानी कि ये दोनों अलग अलग हो गए। तो एक तरफ राजमहल की पहाड़ियां हो गई, दूसरी तरफ आपका मेघालय का पठार चला गया। बाद में यही नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। तो बीच का जो भ्रंश है बाद में कैसे भर गया, जो बीच में स्थान आ गया था, नदियों द्वारा जो रेत बालू मिट्टी, इसके साथ ही आपका कंकड़ पत्थर वगैरह लाए जाते हैं, इसके द्वारा इस भ्रंश को पाट दिया गया। तो राजमहल पहाड़ी थी, दूसरी तरफ मेघालय का पठार था, इन दोनों के बीच में भ्रंश हुआ। क्यों भ्रंश हुआ? क्योंकि हमारे भारत की जो प्लेट थी वो उत्तर पूर्व दिशा में खिसकी। तो फिर बाद में क्या हुआ, ये भ्रंश भर गया। कैसे भर गया? नदियों के द्वारा लाए गए पदार्थों से। तो आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीप पठार से अलग थलग है। तो देखिए आज जो हमारा ये कार्बी एंगलोंग पठार है, जो मेघालय पठार है, ये बाकी का जो हमारा भूभाग है छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास का, उससे अलग है। यानी कि एक हिस्सा अपना हो गया इस साइड में प्रायद्वीपीय पठार का जो राजमहल पहाड़ियों तक फैला है, और दूसरा एक हिस्सा इधर चला गया अपने नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी भारत में। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, जयंतिया पहाड़ियां। यहां पर मैप में देखिएगा, ये देखिए लिखा है 3 पहाड़ियों के नाम, गारो, खासी, जयंतिया। असम का कार्बी एंगलोंग पहाड़ियां भी इसी का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार में भी आपको कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थ मिल जाएंगे। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अब देखिए मेघालय का जो पठार है इसका तो बहुत ज्यादा अपर्दन हुआ है ज्यादा वर्षा की वजह से, और जो चेरापूंजी है वहां पर जो चट्टानें हैं वो नग्न हो गई हैं, यानी कि ऊपर की सतह हट गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी बरसता है तो चट्टानों के ऊपर की सतह नष्ट हो गई है, और यहाँ पर आपको वनस्पति नहीं के बराबर मिलेगी। अब देखिए अगला हिस्सा जिसकी हम लोग बात करेंगे वो है भारतीय मरुस्थल। तो हमारे अरावली पर्वत जो है, मैप में देखिए, इसके उत्तर पूर्व में यहाँ पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट पाया जाता है। तो हमारा जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ऊबड़ खाबड़ है, और जो हवा का अपर्दन और डिपोजिशन का काम होता है, इसकी वजह से अपने डेजर्ट में आपको रेतीले टीले, बरखान, इस तरह की आकृतियां मिलेंगी। अब ये रेतीले टीले क्या है, बरखान क्या है, ये सब भौतिक भूगोल जो है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है, जिसके कारण ये शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इसी वजह से इसको मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो वर्षा कम है तो फिर जाहिर सी बात है वनस्पतियां बहुत कम होंगी। अच्छा देखिए हमारी पृथ्वी का इतिहास बहुत लंबा है। तो जैसे इतिहास में मौर्य काल, गुप्त काल ये होते हैं, वैसे ही भूगोल में पृथ्वी के इतिहास को कुछ पीरियड में डिवाइड कर दिया गया, जैसे कैम्ब्रियन युग, जुरासिक युग। तो इसी तरह से पृथ्वी पे एक समय काल था जिसको कहते हैं मेसोजोइक काल। तो मेसोजोइक काल में आज जो ये आप इतना बड़ा डेजर्ट देख रहे हैं, ये समुद्र का हिस्सा था। अब ये बात पता कैसे चलती है कि ये समुद्र का हिस्सा था? देखिए अगर किसी जगह पे ऐसी चीजें मिल रही हैं जो समुद्र में पाई जाती हैं, इस तरह की वनस्पतियां के निक्षेप मिल रहे हैं, या इस तरह का अन्य पदार्थ मिल रहा है जो समुद्र में पाया जाता है, तो ये मरुस्थल तक कैसे आया? जाहिर सी बात है ये मरुस्थल कभी समुद्र से ही जुड़ा होगा, इसीलिए यहाँ पर समुद्र में पाई जाने वाले पदार्थ मिल रहे हैं। तो जैसलमेर के निकट जो ब्रह्मसर आदि स्थान है, यहाँ पर जो समुद्री निक्षेप मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, उनसे पता चलता है कि यह कभी समुद्र का हिस्सा था। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भीय चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो अगर हम लोग चट्टानों के हिसाब से देखें तो जैसी चट्टानें प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती हैं, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक वैसी ही चट्टानें यहाँ डेजर्ट में भी मिलती हैं। लेकिन अंतर क्या है? देखिए
डेजर्ट में क्योंकि यहाँ पे वर्षा तो हो नहीं रही है और यहाँ पर शुष्कता बहुत ज़्यादा है, दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, रात में टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो इन सब कारणों से यहाँ का जो धरातल है वो काफ़ी अलग तरह का है। यानी कि यहाँ पर जो धरातलीय आकृतियां मिलती हैं वो भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित हैं। देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जहाँ पर नदी होगी वहाँ पे आपको झरने मिल जाएंगे, जलप्रपात मिल जाएंगे, डेल्टा क्षेत्र मिल जाएंगे। लेकिन जहाँ पर नदी नहीं है, जहाँ पर पूरी तरह से शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पर आपको जो वायु है इसके अपर्दन की वजह से आकृतियां मिलेंगी या फिर भौतिक अपक्षय की वजह से आकृतियां मिलेंगी। भौतिक अपक्षय मतलब दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, रात में टेम्परेचर कम हो गया तो चट्टान पहले फैली, दिन के समय फैली और रात के समय सिकुड़ गई। इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे चट्टान कमजोर हुई, दरारें पड़ गई, टूट गई। इस तरह की और भी घटनाएं होती हैं, इन सभी को अपक्षय के अंतर्गत रखा जाता है। तो या तो हवा के टकराने से यहाँ पे स्थलाकृतियां बनती हैं। स्थलाकृतियां मतलब स्थल पर दिखने वाली अलग अलग आकृतियां। तो ये स्थलाकृतियां या तो हवा के टकराने की वजह से बनेंगी या फिर आपके अपक्षय, जो मैंने आपको टेम्परेचर का उदाहरण दिया, इस तरह की प्रक्रियाओं से बनेंगी। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां हैं जैसे रेतीले टीले, छत्रक, चट्टाने और मरुद्यान। यहाँ पे चट्टाने होगा तो ये इस तरह की यहाँ पे स्थलाकृतियां मिलती हैं। अब देखिए हम मरुस्थल को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो सिंध की ओर जो ढाल वाला उत्तरी भाग है और दूसरा कच्छ के रन की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। तो यहाँ पर जो अधिकतर नदियां हैं अल्पकालिक हैं, थोड़े समय के लिए बहती हैं। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अल्प वृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण, यानी कि वर्षा थोड़ी होती है, वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर पानी की हमेशा कमी रहती है। कुछ नदियां तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। ये अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है, जहां नदियां झील या प्लाया में मिल जाती हैं। प्लाया क्या होता है, देखिए एक छोटा सा ऐसे यहाँ पर गड्ढा जैसा है और आसपास पर्वत है, तो पर्वत से आने वाली जितनी भी नदियां हैं यहाँ पर जल इकट्ठा करती हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जहां पर जल इकट्ठा है जल वाष्पीकृत हो गया, यानी कि हवा में वाष्प बन के उड़ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्लाया झील होती है उसमें आपको ज्यादातर हाई साल्ट वाले यानी कि लवणीय पदार्थ दिखाई देंगे। इन प्लाया झीलों का जल खारा होता है जिससे नमक बनाया जाता है। इसके बाद देखिए आते हैं तटीय मैदान। तो तटीय मैदान मतलब जो समुद्र के किनारे मैदानी क्षेत्र है। तो तटीय मैदानों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो पहले बात करेंगे पश्चिमी तटीय मैदानों की। तो ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं, यानी कि जो जल में डूबे हुए तटीय मैदान होते हैं उसका ये उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि जो द्वारका शहर है, जो एक पौराणिक शहर है जिसका हमारे इतिहास में जिक्र मिलता है, ये शहर कभी हमारे मैदान के ऊपर स्थित था, लेकिन वर्तमान समय में पानी में डूब गया है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है। तो जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान यहाँ पे है वो एक पतली सी पट्टी बराबर है, और इसका कारण क्या है कि अधिकतर जो हिस्सा है वो पानी में डूबा हुआ है, और इसी वजह से यहाँ पर जो पत्तन है, जो बंदरगाह है, उनके विकास के लिए अच्छी प्राकृतिक स्थितियां मिल जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ प्राकृतिक बंदरगाह जैसे कांडला, मझगांव, JLN नाहवा शेवा है, मरमा गांव है, मैंगलोर है, कोचीन है, ये सारे बंदरगाह यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को, तो गुजरात तट से जो केरल तट तक फैला हुआ ये हमारा पश्चिमी मैदान है, इसको हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, इसके साथ ही महाराष्ट्र में है कोंकण तट और गोवा तट। तो मैप के ऊपर आप कोंकण जो तट है, कोंकण तट को देख सकते हैं। इसके साथ ही फिर आपका कर्नाटक और केरल में जो है मालाबार तट, यहां पर देखिए लिखा है मालाबार कोस्ट। तो जो मालाबार कोस्ट है ये आपका केरल और कर्नाटक के हिस्से में है। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में तो संकीर्ण है, लेकिन उत्तर और दक्षिण में चौड़ा हो जाता है। तो मध्य का हिस्सा इस मैदान का संकीर्ण है, लेकिन उत्तर दिशा में अगर आगे बढ़ेंगे और दक्षिण दिशा में आगे बढ़ेंगे तो यह आपको चौड़ा मिलेगा। कि पश्चिमी तटीय मैदान की जो नदियां हैं
इनके द्वारा डेल्टा नहीं बनता है। अब कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो इसको स्किप करते हुए मैं आता हूं सीधे पूर्वी तटीय मैदान पे। तो अगर पश्चिमी तटीय मैदान से हम लोग तुलना करें तो उसकी अपेक्षा जो अपना पूर्वी तटीय मैदान है ये चौड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। जैसे अपनी महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, सभी नदियां यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम है, क्योंकि तट उभरा हुआ है तो बंदरगाह वगैरह का विकास कम हो पाया है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय का विकास मुश्किल है। तो इसको आप बस एक तथ्य की तरह याद कर लीजिए। महाद्वीपीय शेल्फ वगैरह क्या होता है, जो आपकी क्लास 11th की भौतिक भूगोल की एनसीईआरटी है वहां पे पढ़ाया है। तो उस बुक की जब आप क्लासेस को देखेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए हमारे भारत का अंतिम हिस्सा आ जाता है द्वीप समूह। तो भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं उनको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये जो द्वीप हैं समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है, यानी कि अधिकतर द्वीप जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये बेसिकली समुद्र में डूबे हुए पर्वत हैं। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी है, यानी कि थोड़े बहुत कुछ द्वीप आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिनका विकास ज्वालामुखी का परिणाम है। बैरन आइलैंड जो कि भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी है, निकोबार द्वीप समूह में मिलता है। ये द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थर गोलाश्मों से बना है। अच्छा देखिए यहाँ पर जो द्वीप हैं वहां संवाहनी वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है, यानी जैसी हमारी भूमध्य रेखा पर वनस्पति है उसी तरह की वनस्पति इन द्वीप समूहों पर मिलेगी। अब देखिए अरब सागर के जो द्वीप हैं उसकी बात करते हैं। तो अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल हैं। ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच में है। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक की दूरी पे है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर प्रवाल मिल जाते हैं। यहाँ 36 द्वीप हैं और इनमें से 11 जो हैं उसके ऊपर मनुष्य रह रहा है, यानी कि अरब सागर के जो द्वीप हैं वो 36 के आसपास हैं और 11 में मनुष्य रह रहा है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप। इसके साथ ही देखिए इन द्वीप समूहों पे पुलिन भी मिलते हैं। तो पुलिन क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया है, जो क्लास 11th की आपकी भौतिक भूगोल नाम से बुक है उसकी जो क्लासेस हैं वहां पर मैंने इन चीजों को एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में जो भारत की पूरी आकृति है इसको समझा और भारत में जो अलग अलग पार्ट्स में मैदान हैं, पर्वत हैं, मरुस्थल हैं, इन सभी चीजों को देखा। अब हम लोग अपनी अगली क्लास में चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे।